स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी। थोड़ा जल्दी बोल गया तो खैर, आज से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट समझा के जाने वाला हूं। और आज के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई भी प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे या कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो पर्टिकुलर जो है कॉन्सेप्ट को अगर आपने माइंड में रखा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं इससे रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आगे क्लियर करूंगा। उसके बाद इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है बचपन से लेकर के आज तक सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा आपने पढ़ा है वैसा ही है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजिंग कर दिया है। वो मैंने क्या किया है कि ये मैंने बता दिया अलग अलग, मैंने इसको कर दिया कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया और एक सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बता दिया। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन जो मोर देन वन हो, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन जो मोर देन वन हो वो प्लूरल होता है। जैसे वी कह दिए तो एक से ज्यादा हो गए, हम एक से ज्यादा हो गए। यू कह दिए, अब यू और आई का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें एक ये चलता है, हम भाई यू को प्लूरल में भी मानते हैं, दो से अधिक, दो लोग रहेंगे, चार लोग रहेंगे तो हम वहां पर भी यू ही यूज करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के लिए भी यू का यूज किया जाता है और आई के लिए भी जो है प्लूरल इसको माना जाता है। तो इसका रीजन ये है कि आई जो होता है और यू जो होता है, संस्कृत में एक रूल चलता है और वो ये है आदरार्थे बहुवचनम, कि जहां पर हम किसी को आदर या सम्मान की बात करते हैं, दिखाते हैं, वहां पर हम बहुवचन का मतलब प्लूरल नंबर का यूज करते हैं। किसी को कहते आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये चीजें होती हैं। ऐसे आई के लिए भी हम कभी कभी ऐसे यूज करते हैं ना कि हम आ रहे हैं, हाँ रुकिएगा, हम आ रहे हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि प्लूरल इसलिए इनका बनाया जाता है आई और यू का। दूसरा ये होता है जो आई होता है ना, आई क्या होता है, ये स्पीकर होता है और जो बोलते समय उस पर ज्यादा जो है स्ट्रेस दिया जाता है, उस पर जो है ज्यादा जो है कह लीजिए कि एम्फेसाइज किया जाता है, इसलिए इसको हम प्लूरल में कॉन्सेप्ट इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग एक स्पेसिफिक वर्ड बनाए, जैसे आई के साथ एम आता है ना। अब आई वांट्स टू नहीं हो सकता, आई वाना हो जाता है। उसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया कि मोर देन वन। दूसरी चीज ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर मतलब एक, वर्ड ही देखने में लग रहा है, सिंगुलर मतलब सिंगल। तो एक जहां पर रहेगा वही होता है सिंगुलर। किसी व्यक्ति का जो नाम होता है, किसी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, जो भी कह लीजिए, अगर वो सिंगल है तो वो किसमें यूज होगा? सिंगुलर में होगा, पहली चीज। और जैसे ही बोल दिए, शी बोल दिए, इट बोल दिए, ऐसे प्रोनाउंस जो सिंगुलरिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इन सबको हम सिंगुलर नंबर मानते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, सिंगुलर और प्लूरल। मैंने यही दो स्ट्रक्चर इसमें चेंज कर दिए हैं। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में ही रहेगा, इसमें कोई वो नहीं होता। तो एक चीज ये ध्यान में रख लीजिए आप कि अगर वर्ब बेस फॉर्म में है तो ये क्या होता है? ये होता है प्लूरल। वर्ब बेस फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है? ये होता है प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में यस या ईएस ऐड कर दें, यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में अगर वर्ब अपने बेस फॉर्म में है तो वो प्लूरल है, उसमें यस या ईएस ऐड होते ही वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। किसी भी वर्ब में, कोई भी वर्ब है, वो अगर उसके लास्ट में एस लगा है, ईएस लगा है, तो समझ लेना वो सिंगुलर वर्ब है। आप चाहे हेल्पिंग वर्ब में ले लीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी में इज बोलते हैं, हैज बोलते हैं, वॉज बोलते हैं, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर वर्ब है। अब ऐसे मान लीजिए जैसे मेन वर्ब की बात करते हैं तो इसे प्ले बोलते हैं, तो प्ले मतलब खेलना होता है, तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर प्लेस कह दिए तो ये सिंगुलर हो गया। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो एक चीज ये हो गया। तो इसके साथ जो है, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स हो जाएंगे।
सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यही बात मैंने यहां पर बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे तभी वो सिंगुलर बनता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपको पता है। अब जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है, उसको कहते हैं डू डज। तो डू डज क्या होता है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, फिर उसके बाद नॉट आएगा। अब जब यहां पर डज आ गया, यस या यस का कॉन्सेप्ट यहां पर मिल गया, तो अब ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें यस या यस नहीं लगाना है। ये चीजें ध्यान में रखना। दूसरी चीज, नेगेटिव जब बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप यूज करते हैं डू डज को पहले कर दिया जाता है। जब किसी भी सेंटेंस, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, क्या से अगर किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। तो यहां पर वही चीज है कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई हो, क्या से हुई हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर बात यह आ जाए कब, कहां, क्यों, कैसे, कितने, इन सब से अगर वर्ड्स की स्टार्टिंग होती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, तो आप क्या करेंगे, उसके पहले ये WH वर्ड आ जाते हैं। कब की स्पेलिंग, पहले कब के बाद कब की मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद कहां, ये क्यों, कैसे, कितने, ये सारा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड इट। तो इतनी चीजें तो आपको क्लियर हैं। इसके आगे जो है, अब मैं आपको इनका कुछ जो है एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल के बाद जो है हम इसके बारे में डिटेल में अच्छे से समझेंगे। जैसे अब बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं, ही वर्क इन अ मल्टी नेशनल कंपनी। ये सेंटेंस लिखा है, ही वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब अगर आपको ये पता है कि ही क्या है, ही मतलब वह एक व्यक्ति है, तो ये सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो वर्ब आ गया, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब को सिंगुलर बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ब में यस या ईएस ऐड कर दीजिए तो वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। यहां वर्क में क्या हो जाएगा, ये वर्क नहीं होता बल्कि वर्क्स हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस ऐड होगा। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, दे प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब ये देखिए, अब यहां पर दे लिखा है, तो दे का मतलब क्या है, मोर देन वन हो गया ना। जब मोर देन वन हो गया तो ये टू हो गया। अब जब टू हो गया तो किसी भी वर्ब में यस या यस का कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दे प्ले, क्या यूज करेंगे, दे प्ले। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब मान लीजिए इनका नेगेटिव बनाना है, तो ही के साथ क्या यूज कर देंगे हम, डज नॉट। अब मैंने बताया कि वर्ब ऐसे ही हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब इसमें यस नहीं लगाना, यहां पर पहले से ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद जैसे ये है तो दे के साथ क्या हो जाएगा, दे, अब यहां पर यूज करेंगे डू नॉट। अब दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो रहा बेसिक, जो कि आप बचपन से इन सब चीजों को पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। अब आपको बताने वाला हूं कैसे इसका यूज कहां कहां किया जाता है। तो हाँ, एक चीज और भी है, मैं आपको जो है एक ट्रिक भी बताने वाला हूं जो 2 लाइन का है। 2 लाइन में वो सारे 10 रूल्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे एक बार में। तो अच्छे से इसको जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझते रहिएगा। और ये 2 लाइन का जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो वहां पर ये आपको बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो पहला तो ये है कि इसमें ता तेती वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है, लेकिन ये 100% नहीं काम करता।
जैसे मेरा कहने का ये है कि अगर आपने ये पढ़ा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो एक तरीके से ये समझिए कि ये 70% तो काम कर रहा है, लेकिन 30% नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? मान लीजिए मैं कह दूं वह कुत्ता है, तो ये इंडेफिनिट टेंस है? नहीं है। यह पत्ती है, इंडेफिनिट टेंस है? नहीं। ये सिंपल टेंस हो सकता है, सिंपल, ये प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन इंडेफिनिट टेंस नहीं, क्योंकि टेंस का डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइम ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो पहली चीज तो ये है कि ताते ती को अगर आप समझेंगे तो 70% आप क्लियर, लेकिन 30% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और वही 30% आपके एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है, वो 30% का कॉन्सेप्ट कैसे आप कवर करेंगे। तो इसमें एक चीज ये देखिए लिखा है, इट मियरली एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब इसमें ये एक्सप्रेस किया जाता है कि एक्शन होता है, ये एक्शन होता है, वो एक्शन रोज होता है, वो एक्शन कभी कभी होता है, वो एक्शन साल में एक बार होता है, वो एक्शन 4 साल में एक बार होता है, वो एक्शन 10 साल में एक बार होता है, लेकिन ये होता है। क्लियर है? तो एक चीज तो ये हो गया माइंड में। दूसरा क्या होता है कि जैसे यूज हम करते हैं, अब मान लीजिए जैसे दो चीजें हैं, एक मैं ये कह दूं कि वह खेल रहा है, और दूसरा कहते हैं वह खेलता है। एक वह खेल रहा है और वह खेलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक तो हो गया टेम्परेरी एक्शन, खेल रहा है क्या है, ये टेम्परेरी एक्शन है, और खेलता है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमानेंट एक्शन। मतलब खेलता है वो, आज चाहे आज खेलता है, कल भी खेलता होगा, परसों भी खेलेगा, नरसों भी खेलेगा, इस तरह से तो खेलता है, तो ये क्या हो गया? ये परमानेंट हो गया। और जो खेल रहा है कह दी, तो ये टेम्परेरी है, क्योंकि उसका खेलना बंद होगा। ये चीजें हैं। तो जो चीजें परमानेंट होती हैं वो इंडेफिनिट टेंस होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। तो जो चीजें परमानेंट हो वो इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे अभी मैंने बता दिया, ही गोज टू टेंपल एवरीडे। अब इसमें आपको समझना कैसे है कि ये परमानेंट एक्शन है, या जो है ये हम इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे कि ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। तो उसमें कुछ ऐसे एडवर्ब्स का यूज हुआ रहेगा जिससे आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि ये इंडेफिनिट टेंस ही होगा, कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता। जैसे कहने का मतलब, अब देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है एवरीडे, तो ये एवरीडे ना कभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकता, ये कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं यूज हो सकता, ये कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं यूज हो सकता। ये या तो यूज होगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा, ये फिक्स है। तो आपको अब ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं, तो अब यहां एवरीडे का यूज आया, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आप देखते ही क्लियर कर देंगे कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिर्फ एडवर्ब, एक वर्ड पहचानना है, और उस एक वर्ड से आप आसानी से समझ जाओगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। पहली चीज। और उसके बाद मैं अभी आपको 2 लाइन का एक देने वाला हूं ट्रिक। ग्रामर में कोई ट्रिक नहीं होता, लेकिन मैंने इसको बड़ी मेहनत करके एक ट्रिक बनाया है, और उस ट्रिक को अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसमें 10 रूल्स हैं जो आप आज तक पढ़ते चले आए हैं। तो वो सारे 10 रूल्स सिर्फ 2 लाइन में हैं, और उस 2 लाइन की ट्रिक से ही आपका पूरा का पूरा इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिएगा पेशेंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो मेरा जो है अच्छा लग रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और आपने फ्रेंड्स के बीच में इसको जो है शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, एक चीज और है, अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप जो है उसमें कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने बता दिया, अब कुछ एडवर्ब्स की बात है। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा है एवरीडे, एवरीडे लिखा है। अब एवरी से बनने वाले जितने भी टाइम होंगे, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, क्लियर है? तो ये एवरी से बनने वाले जितने भी, एवरी हो गया या ईच हो गया, सॉरी मैं यहां पर एक गलती कर रहा हूं, ये आपको भी बता दे रहा हूं कि एवरी और ईच से बनने वाले जितने भी टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स होंगे। पहली चीज, ये जो मैं एवरीडे बार बार ऐसे लिख रहा हूं ना,
ये एवरीडे जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और जो मैं एडवर्ब की बात कर रहा हूं वो इसको ऐसे लिखा जाता है एवरी डे। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये ध्यान में रखना है। ये एडजेक्टिव होता है। आज तक इसको जो है लोग मतलब वैसे लिखने के लिए लिख देते हैं, गलत कर देते हैं, तो होता नहीं है। ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ये एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो एवरी और ईच से बनने वाले जो भी टाइम होंगे, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, जैसे आप इस तरह से बात कर लें, वंस अ डे, वंस भी हो सकता है, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ये इससे बनने वाले जो वर्ड हो जाएंगे। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इन सबसे बनने वाले वर्ड हो गए। दूसरी चीज ये है, आपको मिल जाएगा कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे आपको मिल गया सेल्डम, ऑफन, seldom, often, sometimes, sometimes, never, ever, hardly, scarcely। ये वर्ड्स आपको seldom, often, seldom, often, sometimes, never, ever, hardly, scarcely, always, rarely, usually, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आपको ये दिखते हैं तो समझ लेना ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अब ये इसका यूज कहां होता है। अब आपके सामने इस तरह का सेंटेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए कि तो ही इज यूजुअली गोइंग टू जयपुर। अगर ये सेंटेंस लिखा है तो ये सेंटेंस आप मतलब एकदम आसानी से पकड़ लेंगे कि यार ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहां पर ये जो यूजुअली वर्ड यूज हुआ है ना, यूजुअली का यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहां पर ही इज नहीं होगा, ही यूजुअली गोज, यहां गोइंग नहीं होगा, ही यूजुअली गोज टू जयपुर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा जो है वर्ड एडवर्ब अगर आपको मिल जाए तो आप एक चीज उसमें देखेंगे कि ये वो जो है ये ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करेगा ही कि वो आपको इजीली आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका रूल क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में हम इसका यूज करते हैं। तो अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जो 2 लाइन का है। जो मैंने आपको बताया कि मैं 2 लाइन का ट्रिक है, जो उसको आप सीख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो अब चलिए आपको ट्रिक पढ़ ले चलते। तो ये है ट्रिक। ट्रिक है आदत की कहानी, कहावत की व्याख्या ही हेडिंग है। यहां वहां की समय सारिणी के नियोजित कार्य ही प्रत्यक्ष प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सा ट्रिक है, इसमें कहां है कुछ ट्रिक। तो अब ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। पहली बात तो एक ध्यान में ये रखना है कि जितने एक लेटर वाले जो शब्द हैं वो जो है रूल नहीं बना रहे हैं। जितने जो है मोर देन 1 लेटर वाले वर्ड्स हैं ये आपके रूल बना रहे हैं। देखिए कौन कौन से, कितने रूल्स आपको एक साथ मिल रहे हैं। 7 और ये हो गया 8, ये हो गया 9। तो ये आप इसमें देखेंगे क्या क्या लिखा है। आदत, तो कोई भी हैबिट की बात कर लीजिए, जो भी हैबिचुअल एक्शन होता है। हैबिचुअल एक्शन किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? रूल आप पढ़े हैं, हैबिचुअल एक्शन किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर कहानी, जो कहानी होती है, कहानी का मतलब पास्ट टाइम की जो स्टोरी होती है, पास्ट टाइम को की स्टोरी को हम डेवलप करते हैं, जब बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम किसमें रखते हैं? उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना क्या कि जब बाबर भारत आता है ना तो अपना पहला आक्रमण किस पर करता है? करता है, मुझे याद नहीं है तो अब हम लोग जो है ये बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि स्टोरी की बात जब करते हैं तो कोई भी कहानी जब भी बताते हैं
एक राजा, अब पहले तो बता देते हैं कि एक राजा था, है ना, फिर राजा जब आते हैं तो अपने मंत्रियों से कहते हैं, ये तमाम चीजें हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इन सब का मैं आपको एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। किसी भी बुक में उठा के देखेंगे तो वहां पर ये सारे रूल्स आपको मिलेंगे। तो उसके बाद एक तो हो गई स्टोरी, कहावत। कहावत में आपको प्रोवर्ब्स जितने मिलते हैं, कहते हैं थोथा चना बाजे घना, ना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब जो एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम कैसे करते हैं, कहते हैं कोई कुम्हार अपने घड़े को हमेशा जो है अच्छा ही बताता है, वो बुरा नहीं बताता, या तो ऐसे कहते हैं आपन पूत सवई को प्यारा। तो ये तमाम कहावतें जो है, कहावत हो गई, तो ये प्रोवर्ब हो गया, या इसको कह लीजिए सेइंग कह लीजिए। और एक कोटेशन एक वर्ड होता है, कोटेशन। तो ये जितने भी कहावत में आ गए, तीसरा रूल। उसके बाद चौथा ये व्याख्या जो मैंने लिखा है, व्याख्या का मतलब पोएम्स। किसी भी पोएम को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो कवि जो होता है वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा होता है, इसलिए हम कहते हैं कवि कहता है। तो ये तो एक दूसरा हो गया। फिर हेडिंग। हेडिंग का मतलब जो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स होती हैं या हेडलाइंस जो होती हैं, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस, ठीक है, हेडलाइंस जो भी बनती हैं वो क्या बनती हैं, वो होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ऐसे सुनते हैं ना, सड़क दुर्घटना में 10 की मौत 5 घायल, है ना, तो 10 डाई एंड 5 इंजर इन अ रोड एक्सीडेंट, ये इस तरह का जो है हम यूज करते हैं। ये न्यूज़पेपर की हेडिंग हो गई। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहली लाइन आपको क्लियर हो गई क्या, कि हैबिचुअल एक्शन जब भी रहेगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। पास्ट टाइम की स्टोरी को नरेट करेंगे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। प्रोवर्ब, सेइंग या कोटेशन है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। किसी भी पोएम की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, या न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। तो इतना तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा क्या है, यहां वहां लिखा है, तो यहां वहां को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हियर एंड देयर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब किसी मतलब ऐसे हियर या देयर से उसकी शुरुआत हो जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर यूज करते हैं हियर या देयर। जैसे मान लीजिए हमको कहे, अब एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें भी ध्यान दीजिएगा, उसमें भी एक्शन कंटिन्यूअस में होता है। ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप धूप में खड़े हैं, चिलचिलाती धूप में, और बस का इंतजार कर रहे हैं, बस नहीं आ रही है, अचानक दूर से बस दिख जाए तो क्या कहेंगे, वो बस आ रही है। तो इसको जो एक्सप्रेस करते हैं ना, उसका एक्सप्रेशन ये होता है कि हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, ये होता है इसका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन में। हियर या देयर से जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें एक सिचुएशन और भी ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट के रूप में जो है नाउन होता है, सब्जेक्ट के रूप में जब नाउन होगा तो वो मेन वर्ब के बाद चला जाता है, और अगर प्रोनाउन हो जाए तो मेन वर्ब से पहले रहता है। ऐसे कहते हैं वो जा रहा है, तो ऐसे बोलते हैं वो जा रही है। तो ये जो बोलते हैं इसको हम कह देंगे ऐसे, देयर शी गोज। ये इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो जब प्रोनाउन हो जाए तो मेन वर्ब से पहले, और नाउन रहे तो मेन वर्ब के बाद इसको हम रखते हैं। तो हियर या देयर से, तो यहां वहां कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, ये जो समय सारणी वर्ड है और एक नियोजित कार्य है, मेन ये भी है। तो अब इसके बारे में समझते हैं। समय सारणी क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई भी एक्शन जो पार्ट ऑफ टाइम टेबल हो, क्या हो, पार्ट ऑफ टाइम टेबल, पार्ट ऑफ टाइम टेबल हो, या फिर वो जो है प्री प्लान्ड हो, क्या हो, प्री प्लान्ड हो। ठीक है, तो प्री प्लान्ड एक्शन हो गया और पार्ट ऑफ टाइम टेबल हो गया। दो चीजें हैं, प्री प्लान्ड एक्शन क्या है और पार्ट ऑफ टाइम टेबल। मान लीजिए जैसे अगर हम ये कहते हैं ना कि ट्रेन 9:30 बजे छूटेगी,
तो ट्रेन 9:30 बजे छूटेगी, ये क्या है, मतलब वो फिक्स टाइम है उसका, हमेशा छूटना है, वो 9:30 बजे छूटती है। ठीक है, तो द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9:30 PM, तो ये बोलते हैं। तो यहां पर कभी भी इसको फ्यूचर में नहीं रखेंगे, कभी भी इसको हम पास्ट में नहीं रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहते हैं जब ट्रेन छूट चुकी है, ये बात अलग है, लेकिन टाइम टेबल है ना, तो जहां फिक्स है, जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि भारतीय टीम अगले महीने इंग्लैंड जाएगी, तो भारतीय टीम अगले महीने इंग्लैंड जाएगी। अब ये क्या है, ये प्री प्लान है, ये जो है पार्ट ऑफ टाइम टेबल हो गया कि उसको जाना ही जाना है। अब इसमें कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है, या 1% चांस हो सकता है कि वो किसी कोरोना आ गया, तमाम चीजें आ गई, तो ये वो होता है कि उस परिस्थिति में कैंसिल हो जाए, लेकिन 99% चांस ये है कि इंडियन टीम अगले महीने इंग्लैंड जाएगी। तो इसको हम कैसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री प्लान्ड है, या ये कह लीजिए ये पार्ट ऑफ टाइम टेबल है। तो भाई टाइम टेबल उनका सेट होता है। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है, तो जो पार्ट ऑफ टाइम टेबल होता है उसको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, लेकिन जो प्री प्लान्ड एक्शन होता है, जैसे अब मैंने कहा भारतीय टीम अगले महीने इंग्लैंड जाएगी, तो ये क्या है, ये प्री प्लान्ड है, मतलब ये प्री प्लान तो है और साथ ही साथ क्या है, पार्ट ऑफ टाइम टेबल भी है। तो जो पार्ट ऑफ टाइम टेबल और प्री प्लान दोनों होता है, उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी रख सकते हैं, उसको हम किस में रख सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी रख सकते हैं। तो पार्ट ऑफ टाइम टेबल और प्री प्लान दोनों हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है और वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ पार्ट ऑफ टाइम टेबल की बात करें, जो एक्शन सिर्फ पार्ट ऑफ टाइम टेबल होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, वो फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता। जैसे दो सेंटेंसेस आपके सामने, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि प्लेन 3:30 बजे पहुंचेगी, है ना, या ट्रेन 9:30 बजे छूटेगी, तो ये सेंटेंसेस क्या, ये टाइम टेबल है, ये प्री प्लान नहीं है। प्री प्लान क्या होता है, फ्यूचर में ऐसा काम होगा, तो ये प्री प्लान है, लेकिन उसका तो रोज का शेड्यूल है, वो उतने बजे आना जाना उसका लगा है, तो उसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ टाइम टेबल। तो जैसे द ट्रेन, ऐसे कह सकते हैं, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9:30 PM, ये रोज का आना जाना, तो ये पार्ट ऑफ टाइम टेबल है। अब प्री प्लानिंग का क्या होता है, प्री प्लानिंग जैसे हम कहते हैं अगले महीने प्रधानमंत्री जी अगले महीने इलाहाबाद आएंगे, प्रधानमंत्री जी अगले महीने प्रयागराज का दौरा करेंगे, तो ये क्या है, ये प्री प्लान्ड है और उनका टाइम टेबल भी फिक्स हो गया कि इनको इस दिन यहां जाना, इस दिन यहां जाना, इस दिन यहां जाना, इस दिन यहां जाना, तो वेल प्लान्ड है। तो वेल प्लान्ड जो होता है, प्री प्लान्ड होता है, उसको हम कहते क्या है, उसको हम कहते हैं चाहे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख लें, चाहे फिर हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखें। तो क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, या ये कह लें द PM विजिट्स प्रयागराज नेक्स्ट मंथ, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द PM will visit प्रयागराज नेक्स्ट मंथ। ये चीजें होती हैं, दोनों हो सकता है, प्री प्लान्ड अगर है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी रख सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख सकते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि मेरा भी तो प्लान है, अगले महीने में दिल्ली जाऊंगा, है ना, तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि जो ऑफिशियल्स की बात होगी, गवर्नमेंट प्लान्स की बात होगी, उन सबको ऑफिशियल, मतलब जो ऑफिशियल चीजें हैं उनके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्री प्लानिंग उनकी होती है, हमारी नहीं। हमारी जब मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, इसमें हम श्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जाम में, एग्जाम के पर्पज से हम देख रहे हैं, तो एग्जाम के पर्पज से ये ध्यान में रखना है कि जब अगर आई आ गया, आई अगर लिखा है या ही लिखा है, ऐसे इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो आपको वहां पर क्या कर देना है, वहां पर फ्यूचर ही यूज करना है। मतलब
ऐसा अननोन पर्सन की बात हो रही है या आपके किसी जानने वाले की बात हो रही है, ऐसे नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, जो बड़े लोगों का जो शेड्यूल होता है, या ये ऐसे कह लीजिए कि जो प्री प्लानिंग करने वाले, जैसे गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले महीने ये करेंगे, इस महीने ये करेंगे, तो ये तमाम चीजों को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। लेकिन अगर ये लिखा हो कि आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये ग्रामर के व्यू पॉइंट से आप स्पोकन में बोलते हैं तो ये चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है वहां पर मूड पर डिपेंड करता है कि आप मूड आपका कैसा है, तो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। लेकिन इंग्लिश की जब ये ग्रामर की बात करते हैं ना, तो ग्रामर में अगर इस तरह का सेंटेंस आया है तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे मिल जाता है, कभी कभी यहां पर ऑप्शनल ये ब्लैंक होता है, तो फिर गो मिल जाए, गोज मिल जाए, विल गो, शैल गो, ऐसे मिल जाए, तो आप उसको जो है वहां पर क्लियर कर लेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यहां पर इस तरह का यूज होगा। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो एक चीज तो ये हो गया, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। दूसरी चीज ये है, अब इसकी बात करते हैं, एक प्रत्यक्ष जो वर्ड लिखा था, तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, लाइव कमेंट्री। कोई भी लाइव कमेंट्री होती है तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। जैसे अगर हम देखिए, एक्शन तो उसमें कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट का भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी होता है, लेकिन उसको कैसे लिखा जाता है, उसको जब भी लिखा जाएगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, अब ऐसे कह दें, द बॉल the ball is running down to the boundary line for 4 more runs, या for 4 runs, जो भी कह लीजिए, बात एक है। तो द बॉल इज रनिंग डाउन टू द बाउंड्री लाइन, ये जो है ये लाइव कमेंट्री चल रही है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। एक्चुअली एक्शन हिंदी में बात करेंगे तो ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन हम यही चीजें होती है कि इंग्लिश को इंग्लिश में सोचिए। तो ये एक्शन जो है भले ही कंटिन्यूअस में देखने को में लग रहा है, लेकिन इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। द बॉल इज रनिंग डाउन नहीं होगा, बल्कि द बॉल रन्स डाउन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। तो ये सारे के सारे ट्रिक्स हैं जो कि आपको हमेशा काम देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस बताना रह गया था। तो जैसे जो मैंने एक चीज कहा कि ये मैं कह दूं कि आई एम अ टीचर, और एक ये कह दूं आई टीच इंग्लिश। क्लियर है? ये जो आई एम अ टीचर वर्ड है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट ही कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं। ठीक है? जिसमें प्रेजेंट टाइम, जिसमें एग्जिस्टेंस का सेंस होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने ये कह दिया कि आई टीच इंग्लिश, इसमें टाइम भी है और एक्शन भी है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। मतलब एक चीज ये क्लियर होना चाहिए आपको कि जिसमें एग्जिस्टेंस की बात है, जिसमें प्रेजेंट टाइम की बात है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन जिसमें एक्शन भी हो, अब वहां पर तो टाइम और एक्शन दोनों का सेंस हो रहा है, तो जिसमें टाइम और एक्शन दोनों हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। तो आपको इतनी सारी चीजें आज आपको समझ में आ गई होंगी। चीजों को समझिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जो मैंने बताया उस पर्टिकुलर वर्ड को पकड़िएगा, और ये ट्रिक जो मैंने आपको अभी दिया था इसके पहले उसको आप समझिएगा। तो आपके सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट
इसी में जो है मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस करिए, मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका उसमें अगर गलत हो जाए तब फिर आप मुझे जो है मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो बताया वो गलत है या उसमें कहीं जो है एक चीज दो चीज मैंने छोड़ दिया है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक तरफ से आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज, हैबिट की जब बात करते हैं, हैबिट का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो हैबिट में इसके बारे में तो मैं डिटेल में जो है डिस्कस करूंगा ही। हर टॉपिक में जो है हैबिट है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैबिट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैबिट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हैबिट की बात करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैबिट की बात करेंगे। तो ये चीज यहां पर ये जान लीजिए कि हैबिट के को एक्सप्रेस करने के लिए ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो होता ही है, प्लस उसमें सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस यूज्ड टू या अकस्टम्ड टू, ठीक है, या एडिक्टेड टू के साथ जेरेंड का यूज किया जाता है। जेरेंड को V4 कहते हैं, ठीक है, जेरेंड का यूज किया जाता है। ये जेरेंड वगैरह की टॉपिक में आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, लेकिन इसको यहां पर सिर्फ इतना समझना है, जेरेंड का यूज किया जाता है। तो ये भी जो है ये प्रेजेंट टाइम की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे यार यूज टू के साथ तो V1 आता है, तो यूज टू के साथ V1 भी आता है, लेकिन वो पास्ट टाइम की हैबिट को जब एक्सप्रेस करने लगता है तब आता है, तो उसके साथ इज, एम, आर फिर नहीं आता। तो ये चीजें, जैसे मैं ये कह दूं कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, तो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये नहीं होगा। ऐसे ही आप यहां पर यूज्ड टू को हटा करके अकस्टम टू का भी यूज कर सकते हैं। जब बैड हैबिट का सेंस आ जाए तो वहां पर एडिक्टेड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए वो सिगरेट पीने का आदी है, तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां पर बैड हैबिट की बात होगी वहां एडिक्टेड टू का यूज करेंगे, और जहां पर गुड हैबिट की बात होगी वहां यूज टू या अकस्टम टू का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले वीडियोस के सारे जो है लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आप उसको जा करके देख सकते हैं और आप आगे जो है और भी चीजों को पा सकते हैं।